Brought to you by MDH मसाले। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। सावन में एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रख रही है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर रही है। दूसरी तरफ योगी फोर्स ने सावन में लुटेरों को व्हील चेयर पर बैठा दिया। कल जो लुटेरे दुकानों में लूटपाट कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो यूपी में कभी आएंगे नहीं। यूपी की पुलिस बहुत मारती है, फिर से दोबारा आओगे? पुलिस बहुत मारती है, दोबारा आओगे? यूपी पुलिस के नाम से ही अपराधी कैसे कांपते हैं, ये उसका लाइव कन्फेशन है। आओगे दोबारा? तुम जी आओगे दोबारा? अपराधी के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस नीति कैसे काम कर रही है, ये उसका सबूत है। योगी जो कहते हैं, योगी जिस पॉलिसी पर काम करते हैं, वो असल में धरातल पर कैसे उतारी जाती है, ये योगी फोर्स बहुत अच्छे से जानती है। यूं ही योगी नहीं कहते कि अपराधियों में यूपी पुलिस का खौफ है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके अपराधी नाम सुन करके भागता है, उसके मन में एक भय होता है। अपराधियों के लिए भागना तो दूर की कौड़ी है, योगी की पुलिस उन्हें चलने लायक नहीं छोड़ती। योगी का व्हील चेयर मॉडल फिर एक्टिव हुआ। वाराणसी में चांदी लूट के आरोपियों का यह ट्रीटमेंट इसकी गवाही दे रहा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है। जो लुटेरे कल तक भागे फिर रहे थे, आज वो व्हील चेयर पर आ गए। योगी फोर्स के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। यूपी से तौबा करने की सिसकियां दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। दोबारा आओगे? यूपी पुलिस कैसी है? आओगे दोबारा? इनमें एक आरोपी का नाम है शाबिर हसन और दूसरे आरोपी का नाम है माशाअल्लाह। आरोपी ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे थे और खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया था, और वहां 27.32 किलो चांदी लूटकर फरारी काट रहे थे। बीती रात पुलिस को इनकी लोकेशन मिल गई। फिर क्या, पुलिस की गोली और लुटेरों का पैर था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी लुटेरे शाबिर हसन और माशाअल्लाह जख्मी हैं। 27 किलो चांदी की टपेबाजी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया, जिसके बेसिस पे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। इसमें से कल लोकल हमें इंटेलिजेंस मिली थी, जो मोहम्मद अली उर्फ सबीर और माशाअल्लाह, ये दो अभियुक्त लंका थाना क्षेत्र रमना चौकी अंतर्गत देखे गए हैं। तत्काल टीम को फॉर्म किया गया इनको पकड़ने के लिए। जब टीम इनके पीछे लगी तो इन्होंने टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। 27.32 किलो चांदी लूटने का मतलब है लगभग 65,56,800 रुपए की चांदी, जिसे इन आरोपियों ने चकमा देकर लूटा। फिलहाल इनके पास से 4 किलो चांदी मिली है। साथ ही 15,020 रुपए कैश और 2 तमंचे भी मिले हैं। 23 किलो चांदी आरोपियों ने कहां ठिकाने लगाई, इसकी जांच जारी है। यूपी में ऐसा वारदात करोगे फिर बनारस में। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यूपी, दिल्ली और राजस्थान में इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। शाबिर हसन के खिलाफ 11 केस हैं और माशाअल्लाह पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। योगी फोर्स का व्हील चेयर ट्रीटमेंट के बाद अब ये भूल से भी यूपी में अपराध करने की गलती तो नहीं करेंगे। माफिया और अन्य गुंडों को उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। ये पहली बार नहीं है जब अपराधियों को योगी फोर्स व्हील चेयर पर लाई है। इससे पहले भी कई क्रिमिनल्स को यूपी पुलिस ने व्हील चेयर पर बिठाया है। इस बार वाराणसी में पकड़े गए दोनों बदमाशों के बुलेट ट्रीटमेंट ने साफ कर दिया है कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा, उसकी जियोग्राफी यूपी पुलिस बदल कर रख देगी। समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मीरज।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। ये बात सभी को पता है कि मस्जिद से बेवजह का शोर अब उत्तर प्रदेश में बंद हो चुका है, क्योंकि लाउड स्पीकर उतराकर जमीन पर रखवा दिए गए। ऐसा ही मॉडल पश्चिम बंगाल में भी आखिर हो चुका है। बंगाल की मस्जिदों में नमाज अब साइलेंट मोड में होगी, और सबसे बड़ी बात, पुलिस नहीं, खुद भाईजान मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को अब न सुबह 4 बजे कोई शोर सुनाई देगा, न ही दिन में स्कूल के टाइमिंग पर लाउड आवाज परेशान करेगी, क्योंकि बंगाल की मस्जिदों में नमाज अब साइलेंट मोड में होगा। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। चारों तस्वीरों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, वो है लाउड स्पीकर। आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सुबह 4 बजे मस्जिदों से होने वाले शोर को साइलेंट करने की शुरुआत बंगाल में हो गई है। भाईजान खुद ही मस्जिद से लाउडस्पीकर की बरसों पुरानी गांठ खोल रहे हैं और बड़े बेमन से भोंपू को अनिश्चित काल के लिए विदाई दे रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ भी भाईजान छत से लाउडस्पीकर उतारकर ले जा रहे हैं। दोनों बुजुर्ग व्यक्ति इन लाउडस्पीकर को मस्जिद के कोने में रखेंगे। अजान के नाम पर मस्जिदों से कितना शोर होता था, उसका अंदाजा मस्जिद की छत पर रखे इन 4 लाउडस्पीकर से लगाइए। इन्हीं लाउडस्पीकर को मस्जिदों से उतारकर साइलेंट कर दिया गया है। मई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही सीएम शुभेंदु ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्ती की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद से बंगाल पुलिस ने मस्जिदों में जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने मस्जिद से जुड़े लोगों को समझाया। अब खुद ही लोगों ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारना शुरू कर दिया। धार्मिक स्थलों से होने वाले शोर को लेकर यूपी में जो लक्ष्मण रेखा योगी ने बरसों पहले खींच रखी है, उत्तराखंड में भी मस्जिदों से शोर करने वाले लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने भी ऐसी ही लक्ष्मण रेखा खींच दी है। साउंड तो कमती है ना, साउंड तो कम करके दिया है, बोला है साउंड कम करने के लिए, साल तो कम कर दिया है, फिर खुलने के लिए बोलता है। ये कैसा बात है? अगर जो हम लोग का मस्जिद है, जब साउंड होता है 1 मिनट, जब साउंड होता है वो लोग बोल रहा है साउंड कमाओ, तो वो लोग कमती कर दिया, ठीक है। ये बात है, जो वो लोग का पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जो कीर्तन हो रहा है, समझ लेना, रात दिन सारा रात भजन कर रहा है लोग, हम लोग को नींद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। जब वो लोग का हो रहा है तो हम लोग का क्यों नहीं हो रहा है? मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने पर बंगाल के मुसलमानों के मन में टीस तो है, लेकिन सरकार का आदेश मानने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। शुभेंदु सरकार का नियम साफ है, जो जनता के हित में वही वो कदम आगे भी उठाए जाते रहेंगे। ये जो स्टेप लिया गया, इसका कारण है दूषण। अगर ये तो हो रहा है ना, साउंड को लेकर के आप किसी भी समुदाय को ज़्यादा आवाज़ नहीं पहुंचा सकते। तो जो कुछ हो रहा है कानूनन हो रहा है, जिसको नमाज पढ़ना है वो अपने मस्जिद में शांति से नमाज पढ़े। वैसे भी ज़्यादा शोर सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इंसान के लिए 80 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ खतरनाक साबित हो सकती है। इससे सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है, साथ ही नींद खराब होती है, तनाव, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, दिल और ब्लड प्रेशर पर असर भी पड़ता है। भले ही चंद मियाँ भाई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का विरोध करें, लेकिन हकीकत तो यही है कि लाउडस्पीकर उनके और आसपास रहने वालों की सेहत के लिए ठीक नहीं थे। अब मस्जिद से लाउड आवाज बंद होगी तो भाईजान की सेहत भी दुरुस्त रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने पर कट्टरपंथी भड़क गए। कलकत्ता हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करके केंद्र और शुभेंदु सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन जब कट्टरपंथी कोर्ट पहुंचे तो दांव उन्हीं पर भारी पड़ा। सवाल है कि क्या वंदे मातरम गाने से मुसलमानों का धर्म बदल जाएगा?
देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है। हर स्कूल में वंदे मातरम चालू कर दिया। वंदे मातरम गाएंगे तो क्या मुसलमानों पर आसमान टूट जाएगा? मियाँ भाई वंदे मातरम गाएंगे तो क्या हिंदू बन जाएंगे? भाईजान वंदे मातरम गाएंगे तो क्या मजहब से बाहर हो जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देशभक्त मुसलमान, हिंद, यहाँ तक कि कोर्ट भी जानना चाहता। मदरसों में वंदे मातरम गाने का आदेश कट्टरपंथियों को चुभ रही। कट्टरपंथी किसी भी हाल में वंदे मातरम अनिवार्य वाले आदेश पर रोक चाहते। वंदे मातरम को गाने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा, बल्कि आसमान से देवता पुष्प की वर्षा करेंगे। वंदे मातरम गाना चाहिए और वंदे मातरम से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं है। मुसलमानों की जहाँ तक बात आती है तो मुसलमान शुरू से वंदे मातरम गाता रहा है और गाता रहेगा। अब विरोध किन लोगों का है? जो टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो विभाजनकारी मानसिकता के लोग हैं। और देखिए, मजहब इस्लाम के मानने के साथ साथ मैं भारत के संविधान को मानता हूँ और भारत का संविधान आर्टिकल 25 मेरे रिलीजियस की प्रैक्टिस करने की हम लोगों को परमिशन देता है। और यहाँ पर जब आती है कि राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत बोलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बंगाल में सनातनी सरकार है, सभी मदरसों में वंदे मातरम गाने का फरमान जारी हो गया, लेकिन कट्टरपंथी इसे पचा नहीं पा रहे। कट्टरपंथी मदरसों में वंदे मातरम गाने पर भड़क गए। मदरसों में वंदे मातरम का कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं। मदरसों में वंदे मातरम नहीं गाने की जिद पर अड़ गए। वंदे मातरम गाने के आदेश के खिलाफ कोर्ट चले गए। शुभेंदु सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बात राष्ट्रभक्ति की है, बात देशभक्ति की है, तो कोर्ट में ही जज साहब ने कट्टरपंथियों की क्लास लगा दी। कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कट्टरपंथियों ने अलग अलग धर्म और मजहब की दुहाई दी। भाईजान मदरसे में वंदे मातरम से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का हवाला देने लगे। बात खून खराबे तक पहुंच गई। कोर्ट में बहस के दौरान कट्टरपंथियों ने मदरसे में वंदे मातरम गाने पर रोक लगाने की मांग, जिसके बाद कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे। जज ने कहा, अगर पूरा वंदे मातरम बोलेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। हजारों ईसाई स्कूलों में भी प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाया जाता है, तो क्या किसी खास धर्म से जुड़े छात्र ये सवाल करते हैं? इतना ही नहीं, जज ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझसे कोई ऐसी बात दोहराने को कहे जो मेरे धर्म में नहीं है, तो क्या होगा? क्या मैं अपने धर्म से बाहर हो जाऊंगा? सवाल है कि जब सभी धर्मों के लोग वंदे मातरम गाते हैं, तो कट्टरपंथी वंदे मातरम गाने से क्यों डर रहे हैं? मदरसों में वंदे मातरम का विरोध कर माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? मुल्क के मोहब्बत के ताल्लुक से जितने भी अशार हैं उसे पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं। हाँ, मुल्क से मोहब्बत के नाम पर इसमें जो एक ख़ास धर्म के देवी देवताओं का जिक्र किया गया है और ख़ासकर उसकी वंदना और उसकी इबादत और उसकी पूजा की बात कही गई है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और मुसलमान अपने रब के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। लागू किया है ना, ये सब गाना टोटल फुल गाना गलत चाहिए, वो करना चाहिए ही, कोई बात नहीं है। किसी का तो असुविधा होने का कोई बात नहीं है। चलेगा, पूरा गान गाना चलेगा, वंदे मातरम गाना होगा, वो राष्ट्रीय विधि निषेध है वो मानने होगा। हम लोग देश का गाना स्कूल में करता था, जनगण मन जो है भारत भाग्य को जाता, तो हम लोग किया भाई, कोई बात नहीं है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसका एक ही जवाब है, कट्टरपंथी डरे हुए, क्योंकि मदरसों में वंदे मातरम गाने से छात्रों का देश प्रेम बढ़ेगा, कट्टरपंथियों का मजहबी असर कम हो जाएगा। वंदे मातरम गाने से ईसाइयों का धर्म नहीं बदला, तो फिर वंदे मातरम गाने से कट्टरपंथी इतने खौफ में क्यों है? वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का गीत है और अब केंद्र सरकार ने भी जनगण मन की तरह वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। अब वंदे मातरम का अपमान करने पर कट्टरपंथियों को जेल जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कट्टरपंथी सिर्फ राष्ट्रगीत पर ही नहीं उबल रहे, संभल की तमन्ना मलिक और दिल्ली के समीर भी उन्हें मजहब खतरे में डालते दिख रहे हैं। तमन्ना मलिक बुरके में कांवड़ यात्रा पर नहीं निकले, लिहाजा हमले की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम धर्म का अपमान है। आस्था और श्रद्धा धर्म और लिबास के कायदे में नहीं बंधते। शर्त है कि भक्ति, ऐसी भक्ति जो कट्टरपंथ के राह में बिछाए कांटों से डरे नहीं, बेखौफ निकल पड़े अपने आराध्य को जल चढ़ाने।
संभल की तमन्ना मलिक मुसलमान हैं और दिल्ली के रहने वाले समीर भी मुसलमान हैं, लेकिन दोनों भोलेनाथ के भक्त हैं। सावन का महीना आते ही दिल में महादेव के प्रति भक्ति उमड़ी और निकल पड़े कांवड़ यात्रा। तमन्ना मलिक इसी साल फरवरी में भी कांवड़ यात्रा पर निकली थी। तब बुरके में कांवड़ वाली यात्रा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन इस बार तमन्ना मलिक ने कांवड़ यात्रा का ऐलान किया तो हंगामा खड़ा हो गया। इसके पीछे वजह बना तमन्ना का बुरका। संभल के एसडीएम कोर्ट ने शांति भंग की आशंका जताते हुए कांवड़ उठाने पर रोक लगा दी। इधर मुस्लिम समुदाय ने बुरके में तमन्ना मलिक के कांवड़ उठाने पर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन ना तो तमन्ना ने हार मानी और ना ही तमन्ना के पति अमन त्यागी ने। अमन त्यागी पहुंच गए एसडीएम कोर्ट और कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुचलका भी भर दिया। अमन त्यागी ने पुलिस प्रशासन से भी बुरके को लेकर अपील की। संविधान का हवाला दिया कि बुरके में कांवड़ ले जाने पर रोक क्यों। तमन्ना मलिक और अमन त्यागी की दलील रंग लाई और प्रशासन ने तमन्ना मलिक को न सिर्फ कांवड़ की परमिशन दी बल्कि मनचाहा वस्त्र पहनने की भी छूट दी। अब तमन्ना कांवड़ उठाने हरिद्वार जाने की तैयारी कर रही है। कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला था कि मैं हरिद्वार नहीं जा सकती, बुरखा ओढ़ के नहीं जा सकती। उसके बाद से हमारी पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई है, हमें पुलिस प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी है। हम हरिद्वार जा सकते हैं और जैसा मेरा मन चाहे मैं वैसे जा सकती हूँ। एक लड़की अगर हिंदू धर्म में आस्था रखती है और बुरखा पहनकर एक कांवड़ हरिद्वार से महादेव का जल लेकर आती है और अपने मंदिर पर आकर चलाती है, तो उससे न जाने कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। पुलिस ने इजाजत दे दी, प्रशासन ने परमिशन दे दी, लेकिन मुस्लिम समुदाय अब भी नाराज है कि तमन्ना बुरके में कांवड़ क्यों उठा रही है। नहीं, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए बुरका पहन के। जाना है तो जो उसके रीति रिवाज हैं उसको फॉलो कराएं। वो नहीं, हम समाज में क्यों मानेंगे जब वो दूसरे को फॉलो करती है, दूसरे के रीति रिवाज को फॉलो करती है तो दूसरे ही धर्म नहीं। हमने एक समाज इख्तियार कर लिया तो उसी समाज में रहें, उसी समाज के रीति रिवाज में रहें। और ऐसा नहीं होता है कि आदमी के दो लाइनों पे एक वक्त चल सके। ये ना किसी का मजहब कहता है, ना शहर का कोई कानून कहता है। तमन्ना के कांवड़ उठाने पर सिर्फ स्थानीय मुस्लिम ही नाराज नहीं है। तमन्ना को महाराष्ट्र तक से धमकी मिल रही है कि उन पर एसिड अटैक किया जा सकता है। जी, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं वो महिला, उन्होंने हमें फोन कर कॉल कर धमकी दी है। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है और उन्होंने बोला है कि ऐसा ये मुस्लिम धर्म के बारे में अगर ऐसा बोलोगे, वैसा बोलोगे या कुछ भी बताओगे तो तुम्हारे ऊपर एसिड फेंक दिया जाएगा, तेजाब फेंक दिया जाएगा। लेकिन संभल प्रशासन की परमिशन के बाद तमन्ना पर इन धमकियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। भगवान भोले के लिए कांवड़ उठाने में जो भी दिक्कतें आएंगी, तमन्ना उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। और उनका कहना है कि अब वो हमें ढोल और नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ स्वागत करके हमें विदा करेंगे। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं कल और मैं अपने संभल की सारे पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। तमन्ना मलिक का बुरका कट्टरपंथियों के लिए बहाना बन गया, लेकिन दिल्ली के समीर को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। समीर बुलंदशहर के 7 शिव भक्तों की टोली में शामिल हो गए, कांवड़ उठाया और इस ऐलान के साथ उठाया कि वो मुसलमान हैं लेकिन भोले के भक्त हैं। जैसे मैं भोले की कृपा से मैं मुसलमान हूँ, जैसे मैं हिंदू का धर्म निभाता हूँ। बिल्कुल। कांवड़ को लेकर तमन्ना और समीर जैसे मुस्लिम भक्त मौलाना को चढ़ा रहे हैं। कट्टरपंथियों की पूरी जमात पाबंदी लगाने के लिए बेचैन दिख रही है, लेकिन जब पुलिस है, प्रशासन है और सबसे बड़ी तमन्ना और समीर की भक्ति है, जहां कोई मजहब नहीं, कोई लिबास नहीं, जिनकी श्रद्धा है महादेव का दरबार उनके लिए खुला है, तो फिर तमन्ना हो या समीर, उन्हें कौन रोकेगा। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीते 2 साल में संभल की सच्चाई सबके सामने आ गई। संभल काफी हद तक बदल चुका है। योगी संभल को धार्मिक नगरी की तरह विकसित कर रहे हैं। इस बीच संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हरिहर स्टेशन करने की मांग होती है। संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। सभी 67 तीर्थ हमने पुनर्जीवित कर दिए हैं। 19 कूपों पर जो कब्जे थे सब वहां से मुक्त करवा दिए। तो उस स्टेशन का नाम बदलकर हरिहर नगर करना चाहिए। इस जामा मस्जिद और इसके अलावा तमाम मुद्दों के साथ बाद अब एक नया मुद्दा संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने का मुद्दा खड़ा हो गया है।
हरिहर मंदिर से पहले संभल में हरिहर स्टेशन आएगा। दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। करीब 2 साल पहले संभल हिंसा की आग में जला। विवादित शाही जामा मस्जिद पर हिंदुओं ने दावा ठोका था। विवादित शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। उसके ठीक 1 साल 9 महीने बाद संभल में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। यह मांग विश्व हिंदू परिषद के विभाग सत्संग प्रमुख आचार्य ऋतुपर्ण ने उठाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ से बाकायदा इसके लिए मांग की है। उनका तर्क है कि योगी सरकार संभल को धार्मिक तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। ऐसे में संभल के रेलवे स्टेशन का नाम हातिम सराय बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस स्टेशन का नाम हरिहर नगर करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि संभल जैसे तीर्थ स्थल है, भगवान कल्की की नगरी है, वैसे ही उस रेलवे स्टेशन का नाम हातिम सराय है, तो उस स्टेशन का नाम बदलकर हरिहर नगर करना चाहिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या संभल से हातिम सराय का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा? रेलवे स्टेशन के बोर्ड से लेकर माइलस्टोन पर काले अक्षरों से लिखा हातिम सराय संभल का काला इतिहास बनकर रह जाएगा। आप ये काफी पुराना रेलवे स्टेशन है जिसका नाम संभल हातिम सराय रेलवे स्टेशन है। विवादित जामा मस्जिद और इसके अलावा तमाम मुद्दों के साथ बाद अब एक नया मुद्दा संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने का मुद्दा खड़ा हो गया है। संभल का हातिम सराय रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल में बना था और ये लगभग 1912 से अस्तित्व में है। यही कारण है कि संभल के मुसलमान हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग को नाजायज बता रहे हैं। नहीं, नाम तो यही रहना चाहिए ना। हम तो 30 साल हो गए, यही नाम है हमारा, हातिम सराय। गलत कर रहे हैं वो लोग, मांग कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूपी में इस तरह के किसी नाम को बदलने की बात उठी हो। योगी के कार्यकाल में कई शहरों, जिलों, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, फैजाबाद जिला अयोध्या हो गया, मुगलसराय जंक्शन का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो चुका है। झांसी स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कहलाता है और जलालाबाद परशुरामपुरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह संभल की सच्चाई को योगी लगातार सामने ला रहे हैं। हालांकि विवादित शाही जामा मस्जिद का मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन अब हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग संभल में नए बदलाव को हवा दे रही है, क्योंकि मांग केवल स्टेशन का नाम बदलने की नहीं बल्कि उसके जीर्णोद्धार की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठने के बीच नवंबर 2024 में हुई हिंसा को लेकर गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। 10 पॉइंटर्स में आपको बताता हूं कि 854 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। दावा यह कि हिंसा अचानक नहीं हुई बल्कि इसके पीछे पहले से तैयार की गई साजिश काम कर रही थी। आयोग ने खुलासा किया कि संभल में हालात बिगड़ने से पहले माहौल को प्रभावित करने वाली गतिविधियां लगातार चल रही थी। रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और इन समेत कई लोगों की भूमिका का जिक्र किया गया। सांसद बर्क ने संभल के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भड़काने का माहौल बनाया। रिपोर्ट के अनुसार शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर के मुस्लिम समुदाय के बीच कई तरह की गलत जानकारियां फैलाई गई। इससे लोगों में भ्रम फैला, नाराजगी बढ़ी और इसी माहौल का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह जुटा लिया गया। आयोग ने बताया कि हिंसा के दिन जिन 4 लोगों की जान गई उनमें से किसी को भी पुलिस की गोली नहीं लगी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार और दूसरे सामान लूटने की कोशिश की थी। अब एक खबर आपकी रसोई को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर, जो मटर पनीर खा रहे हैं ना, कहीं स्लो पॉइजन तो नहीं है, कहीं वो धीरे धीरे आपके पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनको बीमार तो नहीं कर रहा है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में एक साथ 3 राज्यों से नकली मटर पनीर पर एक स्ट्राइक की। आप ये जानते हैं कि जिस मटर पनीर को आप खा रहे हैं उस मटर पनीर में क्या क्या नकली है? आप जो मटर पनीर खा रहे हैं वो स्लो पॉइजन तो नहीं है? उसके लिए जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी है। क्या मटर पनीर खाते ही पेट खराब हो जाता है? क्या मटर पनीर खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं? हो सकता है कि आपके मटर पनीर में डलने वाला पनीर, मटर और यहां तक कि हल्दी तीनों ही नकली हो। यूपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर दूध वाले पनीर के नाम पर आपको नकली पनीर बेची जा रही है। प्रोटीन के नाम पर आपको जहर बेचा जा रहा है। नीले ड्रम में मौजूद पनीर के बड़े बड़े चंक को नष्ट करने की ये तस्वीर यूपी के हापुड़ की है। ये नकली पनीर है। खाद्य विभाग की टीम ने जब नकली पनीर के अड्डे पर छापा मारा तो उनके होश उड़ गए। पनीर के सैंपल की जांच की गई तो पनीर का सैंपल फेल हो गया, जिसके बाद इसे नष्ट करा दिया गया। ये गाड़ी जो है डोडरपुर से आई हुई है, यहाँ पकड़ी गई है। इसके 2 नमूने लिए गए हैं। पनीर जो है मिलावटी प्रतीत हो रहा है, जिसे जो है सैंपल लेने के बाद नष्ट कराया जाएगा। करीब 200 किलोग्राम पनीर को नष्ट कराया गया। दावा किया जा रहा था कि नकली पनीर की सप्लाई दिल्ली एनसीआर तक की जाती थी। नकली पनीर तो छत्तीसगढ़ में भी पकड़ी गई है, वो भी 50-100 किलो नहीं, पूरे 500 किलोग्राम। सफेद रंग के इन बड़े बड़े बॉक्स में पनीर है, जिसे रायपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया है। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बारिश और बाढ़ है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया। हथनी कुंड के 15 गेट खोलने पड़े। ये पानी 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। यमुना नदी इस वक्त खतरे के निशान से बहुत नीचे है, लेकिन हथनी कुंड बैराज से छोड़ा पानी जब दिल्ली पहुंचेगा तो क्या होगा, लिहाजा सावधानी जरूरी है। ये पानी दिल्ली आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना क्या इस बार भी बाढ़ वाली विनाशलीला बनकर कहर बरपाएगी? क्या अब की बार भी दिल्ली में बाढ़ मुसीबत पैदा करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली की ओर आ रहा है 63,110 क्यूसेक पानी। पानी का ये रौद्र रूप दिल्ली के लिए खतरा बन सकता है। यह हरियाणा का हथनी कुंड बैराज है। यहाँ के हालात तय करते हैं कि दिल्ली में बाढ़ आएगी या नहीं। मंगलवार को यमुना नगर के हथनी कुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा और कुछ ही घंटों में नदी का बहाव 34,364 क्यूसेक से बढ़कर 79,620 क्यूसेक तक पहुंच गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बैराज के 18 में से 15 गेट खोलकर 63,110 क्यूसेक सरप्लस पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया। ये पानी अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। दिल्ली में यमुना के लेवल को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो सिंचाई विभाग है अलर्ट पे है, लगातार निगरानी की जा रही है, क्योंकि लगातार हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ बारिश होने के बाद यमुना के कैचमेंट एरिया में पानी भर गया है, जिसके बाद हरियाणा की तरफ से 15 फ्लड गेट खोल के हथनी कुंड बैराज के दिल्ली की तरफ पानी छोड़ दिया गया है। दिल्ली की ओर आता पानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कैचमेंट एरिया में हुई लगातार बारिश का असर है, जिसका असर अब यमुना नदी पर साफ दिखाई देने लगा है। हालांकि राहत की बात है कि यमुना में जलस्तर अब भी खतरे के निशान से बहुत नीचे है, लेकिन देश के बाकी जगहों पर ऐसी हालत नहीं है। पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। कहीं लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है तो कहीं सड़कें, घर जल समाधि ले चुके हैं। उफनती नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बादल फटने के बाद आए सैलाब से कई जगहों पर तबाही मची है। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से पुल पूरी तरह नष्ट हो गया।
वहीं बांदीपुरा जिले के ऊपरी अरिन गांव में बादल फटने से हड़कंप मच गया। अचानक आए सैलाब और मलबे के भारी बहाव से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश के भी हैं। सिरमौर जिले के नाहन और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने भारी कहर बरपाया। यहां फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। उधर कुल्लू के जीबा नाला नीरी से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई डराने वाली हैं। यहां पिछले कई दिनों से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी पहाड़ी रास्तों या जोखिम भरे इलाकों के पास न आए। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड से लोग खौफ में हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ से बड़ा पत्थर आ गिरा। कालसी में लगातार बारिश के चलते बरसाती नाले में एक कार बीच पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। असम की तस्वीरें देखिए। यहाँ करीब 6.55 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। राज्य के 7 जिलों में 1.28 लाख से अधिक आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित है। असम के निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। असम का शिवसागर जिला सैलाब से सबसे ज्यादा प्रभावित है। घर, गांव, गलियां, सड़क सब पानी में डूब गए हैं, जो आई कुदरती आफत की गवाही दे रहे हैं। आपदा से निपटने और लोगों का दर्द सुनने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद ग्राउंड पर उतरे हैं। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। केरला में भी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कन्नूर में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कोजीचाल पुल क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन को लेकर के बड़ा खुलासा। प्रदर्शनकारी छात्र आतंकियों के टारगेट पर थे। धरने पर बैठे छात्रों पर दो तरफ से हमले की साजिश थी। पंजाब पुलिस ने 9 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। इनमें से 4 संदिग्ध आतंकी छात्र के भेष में कई दिनों तक जंतर मंतर पर थे। वो भी पेट्रोल बम और हथियार लेकर थे। आतंकियों के टारगेट पर था छात्रों का आंदोलन। जंतर मंतर पर आतंकी हमले की थी सबसे बड़ी साजिश। कनॉट प्ले संसद भवन पर पेट्रोल बम से अटैक का था षड्यंत्र। आतंकियों के टारगेट पर थे दिल्ली पुलिस के जवान। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में बड़े आतंकी हमले की साजिश। छात्रों के वेश में नीट आंदोलन के अंदर आतंकी भी मौजूद। ये आतंकी कई दिनों तक दिल्ली में जंतर मंतर पर रहे। छात्र और दिल्ली पुलिस पर पेट्रोल बम से हमले की तैयारी थी। प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए आतंकियों ने गोली मारकर छात्रों की हत्या की साजिश भी रची ताकि देश में दंगा फैल सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी, हाई सिक्योरिटी के सामने आतंकियों की हर एक साजिश फेल हो और आतंकियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब सभी आतंकी अमृतसर पुलिस की गिरफ्त में। सभी संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे। पंजाब पुलिस ने 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 8 जंतर मंतर पर छात्रों के धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। इनमें से 4 नाबालिग पकड़े गए। सभी की उम्र 15 साल से 30 साल है। 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 जुवेनाइल्स हैं और 5 मेजर हैं। पेट्रोल बम वाला जो मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा जुवेनाइल हैं और इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग अपना ग्रुप, और वहाँ इनको लोकल एक मुहैया करवाई गई स्पोर्ट जैसे मटेरियल वगैरह, पेट्रोल बम्स वगैरह दिलवाए गए। आतंकियों के पास से 4 पेट्रोल बम, 3 पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस मिले। इन्हीं हथियारों से आतंकी दिल्ली में जंतर मंतर पर हमला करने वाले थे, लेकिन इनकी साजिश नाकाम हो गई और पंजाब लौटते ही सभी पकड़े गए। अमृतसर पुलिस ने दिल्ली में छात्र आंदोलन में आतंकी हमले की साजिश रचने वाले 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया।
एक मॉड्यूल पंजाब में खुफिया जानकारी और वीडियो ISI को भेजता था, जबकि दूसरे मॉड्यूल को दिल्ली में आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। पंजाब में ये रेलवे ट्रैक पर CCTV कैमरे को इंस्टॉल कर लाइव फुटेज पाकिस्तान भेजते थे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH brought to you by MDH मसाले।